वाली जो चीज है वो मैच करके आपको उसमें ऐड करते हैं। ठीक है, चलो अब बच्चों आ जाओ, अपनी क्लास हम शुरू करते हैं। आज हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल और कैपेसिटेंस का फर्स्ट लेक्चर है। ठीक है बेटा, आज हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस कवर करेंगे और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी पढ़ेंगे। तो जैसा मैं बार बार रिपीट करती रहती हूँ, ये तुम्हारा थोड़ा क्रैश कोर्स टाइप का बैच चलता है, तो क्विकली हम थोड़ा सा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट अपना कवर करेंगे। तो सबसे पहली तो तुम्हें ये चीज पता ही है कि एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी जैसी कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करती है ना। एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करती। हम खाली चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के बारे में बात कर सकते हैं। हम खाली चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के बारे में बात करते हैं और चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी से ही डील भी करते हैं। तो अब वर्क एनर्जी थ्योरम में तुमने ये चीज पढ़ी है कि ये जो भी आपका चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होता है, विच इज फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, दिस इज नेगेटिव ऑफ द वर्क डन बाय अ कंजर्वेटिव फोर्स। ठीक है, इट इज नेगेटिव ऑफ द वर्क डन। इसको मैं यहाँ पे लिख भी देती हूँ, दैट दिस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज नेगेटिव ऑफ वर्क डन, नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। एंड एक और चीज जो आप लोगों को पोटेंशियल एनर्जी के बारे में पता है कि पोटेंशियल एनर्जी तुम्हारी पाथ पे डिपेंड नहीं करती। पोटेंशियल एनर्जी डज नॉट डिपेंड ऑन पाथ, है ना, स्टेट पे डिपेंड करती है। बचपन में वो एमजीएच के बारे में भी तुमने पढ़ा है ना बेटा, एमजीएच पढ़ा था बच्चों ने, नहीं पढ़ा? यस मैम। है ना, तो एमजीएच के बारे में आप लोगों ने पढ़ा है कि वो पाथ पे डिपेंड नहीं करती। अब तुम कैसे भी फॉलो कर रहे हो उस पर डिपेंड नहीं करेगा। इट विल डिपेंड कि हमारी इनिशियल स्टेट कौन सी है और फाइनल स्टेट कौन सी है। ठीक है बेटा, ये वाली चीज तुमने वर्क एनर्जी थ्योरम में पढ़ी होगी ना निया बेटा, कि जो हमारा कंजर्वेटिव फोर्स की वजह से वर्क डन होता है, हमारा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज नेगेटिव ऑफ द वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स। ठीक है, ये वाली। मैम ये सेकंड वाला जो पॉइंट है इसका एग्जांपल जरा दे देंगे, नेगेटिव क्यों होता बेटा है? अभी एग्जांपल हम लोग समझेंगे इसका। जैसे जब हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड की बात करते हैं, ये हमारा कंडीशन ही इस चीज में आती है। जब वर्क एनर्जी थ्योरम पढ़ते हैं हम लोग, तब हमारी वर्क एनर्जी थ्योरम में आती है ना कि कंजर्वेटिव फोर्स की वजह से हमारा जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होता है वो नेगेटिव होता है। अभी इसकी ये डेरिवेशन करवाऊंगी तब और समझ में आ जाएगा। ठीक है, ओके मैम। हाँ, डेरिवेशन और एक याद है पहला वैसे आपने बताया था, जो चीज है। हाँ बेटा, क्या कह रहे थे मैम आप? मैं बोल रही हूँ कि कंजर्वेटिव फोर्स का हमारा क्या मतलब होता है। कंजर्वेटिव फोर्स ऐसी फोर्स होती है जिसमें तुम्हारा जो वर्क होता है वो स्टार्टिंग और एंड पॉइंट पे डिपेंड करता है। तो पोटेंशियल एनर्जी का हाँ। हमने जब एक्सप्रेशन लिखा था, जो यू का एक्सप्रेशन आता है पोटेंशियल एनर्जी का, तो कंजर्वेटिव फोर्स के लिए एक तो एक्सप्रेशन लिखा था कि नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल एनर्जी पे डिपेंड करता है मामला, है ना। तो वहां से अगर आप वर्क डन की बात करते हो, तो वर्क डन का जो एक्सप्रेशन आता है, अगर तुम किसी पार्टिकल की बात करते हो, उसको ए पॉइंट से बी पॉइंट में लेके जा रहे हो, तो वर्क डन का एक्सप्रेशन तुम्हारा कितना हो जाता है? जितनी एनर्जी ए पॉइंट पे थी माइनस एनर्जी एट बी पॉइंट। तो इसीलिए हम लिखते हैं कि जो वर्क डन हो रहा है हमारा, दैट इज नेगेटिव ऑफ द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी फाइनल और इनिशियल स्टेट के अंदर जो होता है। अच्छा, मैं मतलब अब ये कहना चाहते हैं कि वर्क डन जब हो रहा है तो एनर्जी नेगेटिव में जा रही है, डिक्रीज हो रही है। देखो इसका ये मतलब हो गया कि जैसे सपोज अब तुम्हारा सिस्टम जो था, तुम्हारा जो सिस्टम था, सपोज वो नीचे पहले 0 हाइट पे था, फिर ऊपर एमजीएच हाइट पे चला गया, तो तुम चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी बोल दोगे एमजीएच हुई है, चेंज इन पोटेंशियल हाँ, एनर्जी बोल दोगे एब्सोल्युटली। एमजीएच हुई है। बट अगर मैं बात कर रही हूँ कि वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, इसकी सिचुएशन में जो वर्क डन हो रहा है मेरा, वो कितना है, तो वर्क डन तुम्हारा इस सिचुएशन में माइनस एमजीएच आता है। वर्क डन तुम्हारे दो तरीके के हो जाते हैं ना, एक वर्क डन बाय अच्छा, द सिस्टम, एक वर्क डन ऑन द सिस्टम। समझ गया। ठीक है, तो ये जो समझ वर्क गया। डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स ऑन द सिस्टम हो रहा है, वो तुम्हारा नेगेटिव ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी रहता है। और अगर मैम यही ऊपर से चीज अगर नीचे ग्रेविटी की तरफ गिरती तो प्लस एमजीएच हो जाता। तो उसमें बाय ना, उसमें अब देखो, उसमें तुम वर्क डन का एक्सप्रेशन डिफरेंट तरीके से लिखोगे, है ना। उसमें तुम फाइनल अपना वर्क डन जो लिखोगे, फाइनल अपनी एनर्जी लिखोगे, वो 0 लिखोगे, इनिशियल एनर्जी एमजीएच लिखोगे, तो वहां पे भी तुम्हारा वर्क डन आइडियली नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, ये वाला फॉर्मूला हमेशा वैलिड है। आंसर जो है वो तुम्हारा चेंज हो सकता है। ओके। ठीक है, ओके। फॉर्मूला तो तुम्हारे हर सिचुएशन में वैलिड होता है ना, साइन कन्वेंशन तो तुम्हारा जो भी सिचुएशन है उसके हिसाब से चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब इसी सिचुएशन में बच्चों तुम लोगों ने अपनी डेरिवेशन जो है पोटेंशियल एनर्जी की वो भी करी होगी। कैसे करा था? जैसा सपोज मेरे पास दो पार्टिकल्स हैं यहाँ पर, सपोज आपके पास दो पार्टिकल्स हैं, इसको मैं थोड़ा ब्रीफली समझा रही हूँ। ये पहला पार्टिकल तुम्हारा Q1 के बराबर है, दूसरा जो पार्टिकल है दैट इज इक्वल टू Q2। और ये जो पहला पार्टिकल है वो तो तुम्हारा कुछ फिक्स पोजिशन पे है, ये जो पहला पार्टिकल है वो तुम्हारा फिक्स पोजिशन पे है। इनिशियली मैं क्या बोलती हूँ कि इनिशियली मेरे Q1 और Q2 आर एट सम डिस्टेंस R1, उसके बाद ये Q2 को मैं दूसरे डिस्टेंस पे ले गई। ये जो Q2 वाला चार्ज था ये मेरा मूव कर सकता था, इसको मैं किसी दूसरे डिस्टेंस पे ले गई हूँ जिसकी वैल्यू थी R2 के बराबर।
इसको Q2 वाले चार्ज को मैं किसी दूसरे डिस्टेंस पे ले गई हूँ और इसकी वैल्यू हमारी R2 थी, दिस डिस्टेंस वाज R2। तो ऐसे सिचुएशन में आपसे पूछा जाता है कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, इस सिचुएशन में वर्क डन कितना हो रहा है, ये बता दो। ये निकालने के लिए आप लोगों ने जिस तरीके से डेरिवेशन करी होगी, इसके अंदर आपने एक आर्बिट्ररी स्टेट मान ली होगी। ये एक आपकी आर्बिट्ररी स्टेट है कि ये पूरा का पूरा जब सिचुएशन हो रहा था, बीच में मैंने एक स्टेट मान ली है जिसका डिस्टेंस मेरे स्टार्टिंग पॉइंट से r के बराबर है। और अब मुझे अपना ये जो चार्ज है वो छोटे से डिस्टेंस dr से शिफ्ट करना है, छोटे से डिस्टेंस dr में शिफ्ट करना है। तो कितनी इस पे फोर्स लगेगी, कितना इसमें एनर्जी होएगा, कितना इसमें वर्क डन होएगा, वो ये सारी चीजें मैं यहाँ पर कैलकुलेट कर लूंगी। तो वर्क डन तो तुम बहुत सिंपली अब निकाल सकते हो। कैसे? F.dr करके। वर्क डन यही तो होता है, कितनी फोर्स लग रही है मल्टीप्लाइड बाय द स्मॉल डिस्प्लेसमेंट। मैम क्वेश्चन के अंदर Q1 फिक्स था ना, और Q1 को ये Q2 को क्वेश्चन हमने नहीं है, ये डिस्प्लेस तुम्हारी किया। एक तरीके से डेरिवेशन है, ठीक है। इसकी डेरिवेशन तुमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की ऐसी ही करी होगी कि एक चार्ज तुम्हारा फिक्स्ड है, दूसरा चार्ज तुम्हारा एक डिस्टेंस से दूसरे डिस्टेंस पे जा रहा है ना। तो उसमें मैम बीच पॉइंट चार्ज बोलेंगे। हाँ, पॉइंट चार्ज ही कंसिडर करेंगे बेटा, पॉइंट चार्ज ही हम कंसिडर करते हैं सारे सिचुएशंस में। उसी में तुम्हारा कूलम्स लॉ वैलिड भी है ना। मैम तो उसमें आपने येलो कलर से Q2 लिख दिया और फिर हाँ, ब्लू that कलर I- से भी Q2 लिखा है। हाँ, तो सी दीज आर दिस इज द इनिशियल स्टेट, दिस इज द फाइनल स्टेट। ये जो मैंने येलो कलर से बनाई है, दिस इज एन इंटरमीडिएट स्टेट। डेरिवेशन वर्क डन की ऐसे ही तो करते हो, बीच में एक इंटरमीडिएट स्टेट कंसिडर कर लेते हो ना। ठीक है, ठीक है, ठीक ठीक है। है बेटा, अब यहाँ पर आप लोग Yes, क्या ma'am. करोगे, फोर्स का एक्सप्रेशन यहाँ पे पुट इन कर सकते हैं। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम हो रही है तो cos थीटा की वैल्यू तुम्हारी यहाँ पर जो आएगी वो 1 हो जाएगी। तो छोटा सा वर्क डन इस सिचुएशन में कितना हो जाएगा, k q1 q2 अपॉन r स्क्वायर dr। अब इसको इंटीग्रेट अगर मैं कर दूंगी तो नेटवर्क की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी। इफ आई इंटीग्रेट दिस फ्रॉम r1 टू r2, आई विल ऑब्टेन द वैल्यू ऑफ नेट वर्क डन। सही है। तो जब तुम नेट वर्क डन को कैलकुलेट करोगे तो मेरा जो एक्सप्रेशन फाइनल आया था, ट्राई टू इंटीग्रेट दिस, ट्राई टू गेट द आंसर, आई गॉट दिस एज द फाइनल एक्सप्रेशन, k q1 q2 into 1 upon r1 minus 1 upon r2। इज दिस पार्ट ओके? ये इंटीग्रेट करके Yes, आंसर ma'am. निकाल लेंगे हम लोग। तो अब वर्क डन आ गया तो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी का चेंज भी तो आ गया ना एक तरीके से, है ना बेटा। अगर हमारे पास वर्क डन की वैल्यू आ गई तो पोटेंशियल एनर्जी का चेंज भी आ गया, इसका नेगेटिव भी तो होना चाहिए। तो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी के चेंज का भी एक्सप्रेशन आ जाएगा। तो निकाल लो, लिख लो अपनी कॉपीज में पोटेंशियल एनर्जी का चेंज का एक्सप्रेशन बच्चों। ठीक है, वर्क डन का जो एक्सप्रेशन आया, हमें पता है कि फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी विल बी इक्वल टू हाउ मच, नेगेटिव ऑफ वर्क डन। सो दिस विल बी इक्वल टू k q1 q2 1 r। क्या बेटा, कोई डाउट आया कि यहाँ तक? अच्छा, शो नहीं हो रहा, ठीक है बेटा, मैं एक बार रिफ्रेश कर देती हूँ। एक सेकंड, लेट मी शेयर माय, अब आ गया। ठीक है, अभी विजिबल है बेटा? ठीक है, तो ये तो आपका चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन आ गया। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है, रेफरेंस पॉइंट के बारे में हम बात कर रहे हैं अगर। तो रेफरेंस पॉइंट का क्या मतलब है, अगर आपको कोई चार्ज बोल दिया कि कोई चार्ज मेरा इस पॉइंट पे, दूसरा चार्ज मैं इस पॉइंट पे ले आई, अब यहाँ पर मेरी कितनी पोटेंशियल एनर्जी लग रही है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर कुछ रेफरेंस पॉइंट की बात करनी पड़ेगी। व्हाट आई एम सेइंग इज, सपोज आपको कुछ Q1 चार्ज गिवन है, मैंने बोला कि Q2 चार्ज है मेरे पास, एंड दिस Q2 चार्ज इज एट अ डिस्टेंस ऑफ r, दिस Q2 चार्ज इज एट अ डिस्टेंस ऑफ r। तो बेटा इस सिचुएशन में पोटेंशियल एनर्जी बताओ, तो ये कैसे बताओगे, यहाँ पे तो आपको R2 और R1 पता ही नहीं। तो ऐसे सिचुएशन में हमें ये चीज पता है कि पोटेंशियल एनर्जी इन्फिनिटी पे 0 होती है। पोटेंशियल एनर्जी हमारी इन्फिनिटी पे 0 हो जाती है ना, इन्फिनिटी पे 0 हो जाएगा ना। आर की वैल्यू अगर इन्फिनिटी हुई तो पोटेंशियल एनर्जी उस केस से एसोसिएटेड 0 आ जाएगी। तो अगर मैं यहाँ पर बोलूं कि इनिशियली मेरा जो चार्ज था वो इन्फिनिटी पे प्रेजेंट था, तो उसकी इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी 0 हो जाएगी। तो इसके रिस्पेक्ट में फाइनल पोटेंशियल एनर्जी एट दिस पोजिशन आर, जिस पोजिशन पे आप अपने पॉइंट चार्ज को लाए हो, एट दिस पोजिशन आर, final potential energy will directly be equal to how much, k q1 q2 upon r। So this is one of the expressions which will be most useful for you in terms of potential energy। Is this part okay guys? You must have done this part पहले भी, अपने जो भी अपनी derivations वगैरह करी है उसमें ये वाली चीज देखी होगी। Yes, ma'am. ये इसके थोड़े से सवाल सॉल्व करते हैं। चलो सबसे पहले ये वाला सवाल देखो, इस सवाल को कैसे सॉल्व करोगे। How will we solve this question? क्या बोला हुआ है, चार्ज Q1 starts from infinity with an initial velocity of v0
टुवर्ड्स चार्ज Q2 which is fixed at its position. डायग्राम में देखो आपको एक चार्ज Q2 गिवन है जो फिक्स्ड है अपनी पोजीशन पे, और ये जो चार्ज Q1 है ये इंफिनिटी से चला टुवर्ड्स चार्ज Q2, ठीक है, दोनों के दोनों पॉजिटिव चार्ज है, इंफिनिटी से चला ये वाला चार्ज, इसको आपने कुछ v0 वेलोसिटी इंफिनिटी पे दे दी। अब आपको बोला है कि डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच बता दो, तो बेटा दोनों पॉजिटिव चार्जेस है, तो कैन यू इमेजिन व्हाट विल हैपन, दोनों पॉजिटिव चार्जेस है हमारे पास, तो आपने कुछ वेलोसिटी से एक चार्ज को दूसरे की तरफ फेंका, तो होगा क्या, पॉजिटिव चार्जेस है तो जैसे जैसे पास में आएंगे वैसे वैसे रिपल्शन बढ़ जाएगी, एक पॉइंट पे जाकर जो आपका ये मैम डीएक्सेलरेशन होने लगेगा। हाँ डी एक्सेलरेशन होने लगेगा, बिल्कुल सही बोला, तो एक पॉइंट पे आके इसकी वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, ये जो चार्ज चल रहा है Q1 वाला चार्ज एक पॉइंट पे आके इसकी वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, जिसके बाद ये वापसी टर्न बैक कर जाएगा। आपको ये जो डिस्टेंस है जिस पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी जीरो हो रही है वो बताना है, वही तो हो गया ना डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, वही तो हो गया डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। तो कैसे बताओगे, कैसे बताओगे, यहाँ पर अगर मैं डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करूं तो मेरे पास दो स्टेट्स हैं, एक है इनिशियल और एक है फाइनल, एक है इनिशियल और एक है फाइनल। इनिशियल स्टेट में क्या हो रहा है, कंजर्वेशन एनर्जी अप्लाई करना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल सही, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अप्लाई करोगे। इनिशियल स्टेट में क्या हो रहा है, ये Q1 चार्ज है, ये मेरा Q2 चार्ज है, Q1 चार्ज मेरा इंफिनिटी पे है और यहाँ पर इसकी जो वेलोसिटी है वो कुछ v0 के बराबर है। इसके बाद आप लोगों को क्या बोला है, इसके बाद आपको डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच निकालना है, तो वो मैंने कैसे बताया, क्लोजेस्ट अप्रोच का कॉन्सेप्ट कब आएगा, जब ये जो Q1 वाला चार्ज है ये एक डिस्टेंस पे पहुंच के इसकी वेलोसिटी को जीरो कर ले, Q1 वाला चार्ज पहुंचा, डी एक्सेलरेट होता रहा, तो अब इट हैज रीच्ड सम डिस्टेंस व्हिच इज इक्वल टू r वेयर इट्स वेलोसिटी इज इक्वल टू जीरो। डू यू गाइस एग्री विद मी ऑन दिस? Yes, ma'am. ठीक है, तो अब तो हमारी एक मैम बढ़िया, कैन यू पार्डन इट प्लीज, फिर से बोलो बच्चा, मैम प्लीज पार्डन इट प्लीज। एक बार रिपीट कर दूं? यस मैम। ठीक है बेटा, मैंने क्या बोला, एक बार क्वेश्चन में पढ़ो, क्वेश्चन में क्या बोल रखा है, चार्ज Q1 स्टार्ट्स फ्रॉम इंफिनिटी विद एन इनिशियल वेलोसिटी v0 टुवर्ड्स अ चार्ज Q2 व्हिच इज फिक्स्ड। तो यहाँ पर आपको बेटा एक चार्ज Q2 गिवन है, पॉजिटिव चार्ज है, ये आपका फिक्स्ड है। एक चार्ज आपको Q1 गिवन है जो इंफिनिटी पे था, उसको आपने कुछ वेलोसिटी v0 दी और वो चार्ज Q2 की तरफ मूव करने लग गया। इज दिस ओके? ठीक है, अब बेटा दोनों के दोनों आपके पॉजिटिव चार्जेस हैं, तो क्या होगा, रिपेल करेंगे ना एक दूसरे को, तो रिपेल करने का क्या मतलब है, धीरे धीरे आपकी ये जो वेलोसिटी है वो कम होती रहेगी क्योंकि डी एक्सेलरेशन हो रही है यहाँ पर, तो देयर विल बी सम पॉइंट जहां पर ये जो Q1 चार्ज है वो पहुंचा और इसकी वेलोसिटी जीरो हो गई, ठीक है, उसके बाद आपका ये जो चार्ज है वो रिपेल हो जाएगा, यही होएगा ना इस सिचुएशन में। तो हमें क्वेश्चन में बोला क्या है, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच बिटवीन द टू चार्जेस, मतलब सबसे शॉर्ट डिस्टेंस क्या बन रहा है इन दोनों चार्जेस के बीच में वो बताओ, तो वो तो तभी आएगा ना जब ये Q2 की वेलोसिटी जीरो होगी, सही है, तो वो मैंने, हाँ, ये मैंने आपकी इनिशियल और फाइनल स्टेट बना ली। अब यहाँ पर एक बच्चे ने बिल्कुल सही बोला था कि मैम हम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाएंगे, तो लगा लो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी होएगी, पोटेंशियल एनर्जी होएगी। इनिशियली काइनेटिक एनर्जी कितनी है Q1 की, हाफ v0, हाँ m v0 स्क्वायर, वेलोसिटी v0 है तो हाफ v0 स्क्वायर विल बी द काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी कितनी है इनिशियली सिस्टम की, जीरो है मैम। जीरो है, जीरो क्यों है, क्योंकि भाई इंफिनिटी पे है ना दोनों के दोनों चार्जेस। अब फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी हो रही है, जीरो हो जाएगी मैम जीरो हो जाएगी, दोनों चार्जेस मूव कहाँ कर रहे हैं, दोनों ही फिक्स्ड है तुम्हारे, और पोटेंशियल भी जीरो ही हो जाएगा। पोटेंशियल अब जीरो नहीं होगा, दे आर एट सम डिस्टेंस r फ्रॉम ईच अदर, पोटेंशियल का भी एक्सप्रेशन लिखा था ना k Q1 Q2 अपॉन r, ठीक है, तो यहाँ से r की वैल्यू निकल जाएगी, मैम काइनेटिक एनर्जी जो है फाइनल पर जीरो कैसे हुई? क्योंकि बेटा Q2 चार्ज तो आपका फिक्स्ड है और Q1 चार्ज जो है अगर वो सबसे क्लोजेस्ट डिस्टेंस पे आ रहा है तो क्लोजेस्ट डिस्टेंस पे कैसे आएगा, जब उसकी वेलोसिटी जीरो हो जाएगी ना। तुम्हारा हो क्या रहा है भाई, इस सिचुएशन में वो मैक्सिमम हाइट पे नहीं पहुंच जाती थी बॉल, वही तो चीज यहाँ पर भी हो रही है ना, एक तरीके से तुम्हारा एक चार्ज है, तुमने v0 वेलोसिटी उसको दी, वो चल रहा है, बट उसमें फोर्स तुम्हारी ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रही है, रिपल्शन हो रही है दोनों चार्जेस के बीच में, तो जो फोर्स है तुम्हारी वो ऑपोजिट डायरेक्शन में लगेगी। ये डी एक्सेलरेटिंग फोर्स की वजह से ये चार्ज की वेलोसिटी कम होती रहेगी, जब ये एक पॉइंट पे आएगा तो ये रुक जाएगा। तुमसे क्वेश्चन में वही तो पूछा है कि डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच बताओ, तो तुम्हें r की वैल्यू तो बतानी है, के Q1 अपॉन Q2 अपॉन m v0 स्क्वायर मैम। हाँ वेरी गुड, 2k Q1 Q2 अपॉन m v0 स्क्वायर आ जाएगा। अब डायरेक्टली तुम यहाँ पर कंजर्वेशन वाला प्रिंसिपल लगाओगे तो तुम्हारे पास जो एक्सप्रेशन है वो यही बन जाएगा, वन रख दीजिए। हाँ, कि इनिशियल काइनेटिक एनर्जी KEI प्लस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी
मस्ट बी इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी प्लस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। ये होता है ना कंजर्वेशन ऑफ मैम एनर्जी। हाँ बेटा। मैम मैं कह रहा था कि जैसे जो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी है वो k q1/r हो गई, तो लेकिन जब जब शुरू से ये लोग वेलोसिटी से मूव कर रहे होंगे दोनों पॉइंट पे, तो कुछ ना कुछ तो मतलब ये लग रहा होगा ना k q1/q2/r, बिकॉज हाँ इट्स अ लॉन्ग डिस्टेंस फोर्स। तो फिर हमने फाइनल के पोटेंशियल एनर्जी पे ही क्यों कंसीडर किया k q1 बेटा q2/r? पाथ फंक्शन थोड़ी है ये। अगर आप पोटेंशियल एनर्जी की जब बात करते हो, mgh की जब बात करते हो, तो कंजर्वेशन प्रिंसिपल में खाली फाइनल और इनिशियल स्टेट ही तो देखते हैं। बीच में तो यही हो रहा है, पूरे के पूरे ये सिचुएशन में यही हो रहा है कि काइनेटिक एनर्जी कम हो रही है, पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो रही है। बट हम कोई इंटरमीडिएट स्टेट थोड़ी देखेंगे, हम तो इनिशियल और फाइनल से अपना आंसर निकालेंगे, क्योंकि हमें डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच निकालना है। तो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच में तुम्हारी काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाएगी, है ना बेटा? Yes, ma'am. सही है। तो यहाँ पर ये एक्सप्रेशन जब तुम लोग प्लग इन करोगे तो मेरी जो आर की वैल्यू आई थी, एक बार वेरीफाई इट फॉर मी, इट केम आउट एज 2k q1q2/mv0 स्क्वायर। ठीक है, एक बार चेक करो यही वैल्यू आ रही है सब बच्चों की। Yes, ma'am. मैम आर की वैल्यू कहाँ से आई? ये इनिशियल कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाओगे तो इनिशियल काइनेटिक प्लस इनिशियल पोटेंशियल मस्ट बी इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी प्लस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी ना। हाँ हाँ। तो यहाँ से आ जाएगी ना बेटा आपकी वैल्यू। अगर ये वाला एक्सप्रेशन पुट करोगे तो हाफ mv0 स्क्वायर विल बी इक्वल टू k q1q2/r आ जाएगा। तो यहाँ से r की वैल्यू ही आ जाएगी। सही है? अच्छा इक्वेट कर दिया आपने, इधर उधर कर दिया मैंने सिंपली। ठीक है, इज इट सिंपल? यस मैम। Yes, ma'am. पक्का? शुड आई मूव फॉरवर्ड? Yes, ma'am. यस मैम। ठीक है, चलो एक और ऐसा ही क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, उससे तुम्हारा थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा मामला। वहां पे हमारे पास दोनों पॉजिटिव चार्जेस है, यहाँ पर हमारे पास भी चलो दोनों पॉजिटिव चार्जेस ही हैं। ठीक है, अब इस सिचुएशन में देखो कि क्या करेंगे। यहाँ पर तुमने बोला क्या है, प्रोटॉन इज फिक्स्ड एट दी ओरिजिन। एक प्रोटॉन को तुमने ओरिजिन पे फिक्स कर दिया। अनदर प्रोटॉन इज रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट। दूसरा प्रोटॉन तुमने किसी एक डिस्टेंस से रेस्ट पे से रिलीज करा है। रेस्ट पे से रिलीज करा है तो ऑब्वियसली बात है भाई, फोर्स ऑफ रिपल्शन लगेगी तो वो रिपेल होकर कहीं और चला जाएगा। ठीक है, अब तुम्हें बताना है कि अगर वो 2r वाली पोजीशन पे जाता है तो वहां पर कितनी स्पीड थी पार्टिकल की, और अगर बहुत ज्यादा लार्ज डिस्टेंस पे चला गया, मतलब इन्फिनिटी पे चला गया, तो उस केस में स्पीड क्या है पार्टिकल की, ये तुम्हें बताना है। स्टार्टिंग में तो स्पीड 2r पे ज्यादा होगी एज कंपेयर टू लार्ज डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। हाँ ऑब्वियसली बिल्कुल सही बोल रहे हो। तो तुम्हें वैल्यू बतानी है ना किसकी क्या वैल्यू आएगी, कैसे निकालोगे? वैसे ही एक टेबल बना ले। मैम पिछला कॉन्सेप्ट ही डालेंगे। पिछला कॉन्सेप्ट ही डालो, टेबल बना लो। सबसे इजी है ये तरीका, ये टेबल बनाने वाला तरीका जो मैं कर रही हूँ ना, दिस इज वन ऑफ द इजीएस्ट टू डू दिस पर्टिकुलर Yes, प्रॉब्लम। ma'am. काइनेटिक एनर्जी लिख ली, पोटेंशियल एनर्जी लिख ली, और यहाँ पर तुम्हारी 3 स्टेट्स बनेंगी। यहाँ पर एक तुम्हारी इनिशियल है, उसके बाद एक ये जो पार्ट 1 में है वो है पार्ट 1 वाली स्टेट, और दूसरी जो तुम्हारी पार्ट 2 की स्टेट है वो है। तो सबसे पहले इनिशियल स्टेट देखो, इनिशियली काइनेटिक एनर्जी कितनी है? दोनों पार्टिकल फिक्स्ड है, दोनों पार्टिकल मूव नहीं कर रहे, तो इनिशियली काइनेटिक एनर्जी 0। 0. और पोटेंशियल एनर्जी कितनी है इनिशियली? पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है? k क्यूब इनिशियली हम्म k q1/r स्क्वायर। हाँ, k q1q2/r। तो यहाँ पर आपको चार्ज E के बराबर गिवन है ना, प्रोटॉन का बोल रखा है ना, टोटल चार्ज ऑफ द प्रोटॉन इज E। तो k e² इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी आ गई। सही है। अब इसके बाद तुम्हें क्या बोला है कि यस मैम। अब तुम्हें फर्स्ट केस में क्या बोला है कि जो पार्टिकल है वो तुम्हारा मूव कर गया सच दैट द डिस्टेंस इज 2r। तो 2r डिस्टेंस पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी? k e²/2r। यस मैम। 2R. एंड लेट मी से कि यहाँ पर मेरी काइनेटिक एनर्जी जो है वो हाफ mv1 स्क्वायर कुछ हो गई। v1 की वैल्यू निकाल लोगे? यस मैम। यस मैम। ठीक Yes, है। ma'am. और सेकेंड वाले केस में तुम्हें क्या बोला है? एट अ लार्ज डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। मतलब अब तुम्हारा जो पार्टिकल है वो इन्फिनिटी पे पहुंच गया है। तो इन्फिनिटी पे क्या होगा? पोटेंशियल एनर्जी तुम्हारी 0 हो जाएगी, और Yes, काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी कुछ हाफ mv2 स्क्वायर। तो v2 की वैल्यू निकाल लो। सही है, आ जाएगा आंसर। यस मैम। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा मैम इन्फिनिटी पे जैसे पोटेंशियल एनर्जी 0 हो गई, आपको नहीं लगता कि काइनेटिक एनर्जी भी 0 होगी? क्योंकि इन्फिनिटी तक नहीं जाते जाते तो कुछ एनर्जी भी तो कम होती जाएगी। नहीं, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का प्रिंसिपल लगाओ ना। एक तरीके से अच्छा इन्फिनिटी पे अच्छा तुम्हारी ठीक है। मैक्सिमम एनर्जी होगी, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। लेकिन किसी भी पार्टिकल को इन्फिनिटी तक भेजने के लिए तो बहुत एनर्जी चाहिए होगी ना, जो पार्टिकल लूज कर देगा ड्यूरिंग द पाथ।
नहीं नहीं, देखो बेटा हो क्या रहा है यहाँ पर, एक तरीके से इस वाली चीज को इमेजिन करो कि अब यहाँ पर तुम्हारी जैसे जैसे तुम डिस्टेंस को बढ़ा रहे हो वैसे वैसे पोटेंशियल एनर्जी तो डिक्रीज करे जा रही है। सिस्टम की अगर टोटल एनर्जी हमें कंजर्व रखनी है तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ती रहनी चाहिए ना, हाँ है ना। तो यहाँ पर तुम्हारी काइनेटिक एनर्जी बढ़ती रहेगी। ये जो तुम अभी निकाल लो V2 और V1 की वैल्यू निकालो, V2 विल बी ग्रेटर देन V1 इन दिस केस। ठीक है, वो कुछ फाइनाइट वैल्यू आएगी बट V2 विल बी ग्रेटर देन V1। ओके ओके। तो ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का प्रिंसिपल ही फॉलो नहीं होगा ना, वरना बच्चा टोटल एनर्जी कंजर्व रहनी चाहिए। ठीक है, तो बेटा जब मैंने इसका आंसर निकाला था तो मेरे पास जो पहला वाला केस है उसकी इक्वेशन बन गई थी, क्या बनेगी तुम्हारी, 0 प्लस के ई स्क्वायर अपॉन आर मस्ट बी इक्वल टू हाफ एम V1 स्क्वायर प्लस के ई स्क्वायर अपॉन 2r। तो यहां से जब मैंने V1 की वैल्यू निकाली थी तो मेरी जो वैल्यू आई थी दैट वाज अंडर रूट ऑफ के ई स्क्वायर अपॉन आर एम। एक बार वेरीफाई दिस एंड टेल मी इफ दिस इज द राइट आंसर। यस मैम, 1 का यही है। यही आ रहा है। और सेकंड वाला पार्ट जब सॉल्व करोगे तो सेकंड में क्या आ जाएगा, 0 प्लस के ई स्क्वायर अपॉन आर मस्ट बी इक्वल टू खाली हाफ एम V2 स्क्वायर हो जाएगा ना। हाफ mv2 स्क्वायर। तो यहाँ से जब V2 की वैल्यू मैंने निकाली थी तो वो आई थी अंडर रूट ऑफ 2 के ई स्क्वायर अपॉन आर एम। सेकंड पार्ट फिर से रिपीट कीजिए। सेकंड पार्ट फिर से रिपीट कर दूं। फर्स्ट पार्ट समझ में आया कि 2r डिस्टेंस पे चला गया पार्टिकल। सेकंड Yes, ma'am. पार्ट में आपको बोला एट अ लार्ज डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन, मतलब इन्फिनिटी पे चला गया तुम्हारा पार्टिकल। तो इन्फिनिटी पे पोटेंशियल एनर्जी 0 हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी मैंने कुछ हाफ एम V2 स्क्वायर अज्यूम कर ली। तो वहां से अगर मैं कंजर्वेशन प्रिंसिपल लगाऊंगी, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी प्लस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, 0 प्लस के ई स्क्वायर अपॉन आर। फाइनल काइनेटिक एनर्जी इज हाफ एम V2 स्क्वायर, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी इज 0। तो ये इक्वेशन बन जाएगी ना, यहाँ से V2 की वैल्यू निकाल लेंगे। मैम मेरा भी यही आंसर है। सही है, यही आंसर आ रहा है बेटा, तो सही है बिल्कुल। यस मैम। चलूं आगे। Yes, ma'am, मैम चलिए। आपसे क्वेश्चन पूछना है। आपने स्टार्टिंग में कहा था कि कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो एब्सोल्यूट पोटेंशियल पे हो। मुझे ना ये थोड़ा सा मतलब इसे आप थोड़ा इलैबोरेट कर सकते हैं? बेटा मैंने एब्सोल्यूट पोटेंशियल नहीं बोला था, मैंने बोला था कि आप पोटेंशियल एनर्जी को किसी भी पॉइंट पे डिफाइन नहीं कर सकते विदाउट अ रेफरेंस। अब यहाँ पर भी हम एक r डिस्टेंस पे डिफाइन कर रहे हैं अगर, तो वो r डिस्टेंस में कैसे डिफाइन कर रहे हैं कि अगर इन्फिनिटी से मैं कोई पार्टिकल r डिस्टेंस पे लाई थी तो तब उसकी इतनी पोटेंशियल एनर्जी आ गई थी मेरे पास। अगर आप वो mgh वाला फॉर्मूला भी याद करो तो आप पोटेंशियल एनर्जी mgh कब लिखते हो, जब आपने रेफरेंस ग्राउंड ले लिया है कि ग्राउंड मेरा 0 हाइट पे है ना। तो पोटेंशियल एनर्जी अगर किसी भी फॉर्म की हो, चाहे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हो या फिर कुछ भी हो, तो आप हमेशा उसका एक डिफरेंस डिफाइन करते हो, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन करते हो। सो दैट इज ऑलवेज डिफाइंड विद रिस्पेक्ट टू अ रेफरेंस पॉइंट, दैट इज व्हाट आई मेंट बाय दैट। मतलब स्टार्टिंग में आपने यही कहा था कि एब्सोल्यूट, हाँ जो एब्सोल्यूट कोई भी इलेक्ट्रिक या कोई भी पोटेंशियल एनर्जी नहीं हो सकती। हाँ, एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी एग्जिस्ट नहीं करती, इट वाज ऑलवेज रिलेटिव, दैट इज व्हाट इट मेंट। सही है ना, हमेशा आप चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी तो बता रहे हो। क्या मैम? हमेशा आप कोई भी पोटेंशियल एनर्जी अगर लिखते हो तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी लिखते हो, विद रिस्पेक्ट टू अ रेफरेंस पॉइंट डिफाइन करते हो। काइनेटिक एनर्जी तो मैं आपसे पूछूंगी, काइनेटिक एनर्जी बताओ, आप बोलोगे जितनी वेलोसिटी है हाफ एम V स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी आ गई। आपको कुछ रेफरेंस की जरूरत नहीं है ना उस वाले सिचुएशन में। बट पोटेंशियल एनर्जी यू आर ऑलवेज डिस्क्राइबिंग चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। और मैम ये पोटेंशियल एनर्जी वाला कॉन्सेप्ट है कि एब्सोल्यूट नहीं होगी कभी भी, ये होल यूनिवर्स के लिए एप्लीकेबल है ना? हाँ, मतलब पोटेंशियल एनर्जी को आप रेफरेंस पॉइंट के बिना नहीं डिस्क्राइब कर सकते। पोटेंशियल एनर्जी अगर आप डिस्क्राइब करो तो आप चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी डिस्क्राइब करो, यू आर डिस्क्राइबिंग इट विद रिस्पेक्ट टू अ रेफरेंस पॉइंट। ओके मैम। ठीक है, चलो अब आगे चलते Yes, हैं। नाउ लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड कि अगर हमारे पास मल्टीपल चार्जेस है तब उस केस में हम पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, अगर हमारे पास मल्टीपल चार्जेस है तो उस केस में हम पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकाल सकते हैं। तो इस केस में तुम्हारे पास एक ट्रिक होती है कि सपोज आपके पास n नंबर ऑफ चार्जेस है, सपोज आपके पास n नंबर ऑफ चार्जेस है, तो ये जो n चार्जेस है इनकी वजह से तुम्हारे पास n इंटू n माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 पेयर्स बन जाएंगे पोटेंशियल एनर्जी के। अब इसका मतलब क्या है, ये मतलब समझने की कोशिश करो। इसका मतलब क्या है, सपोज मेरे पास 3 चार्जेस एक ट्राइंगल में लगे हुए हैं और तुम्हारे पास क्वेश्चन आ गया कि इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी बताओ। तो इसको कैसे इमेजिन करोगे, इसको ऐसे इमेजिन करोगे कि सपोज सबसे पहले मेरे पास खाली एक चार्ज था Q1, तो ये Q1 चार्ज की वजह से कुछ पोटेंशियल एनर्जी तो होगी नहीं इकलौते चार्ज की वजह से।
Yes, ma'am. राइट. अब आई एम सेइंग दैट ये जो तुम्हारा ट्राइंगल है वो ए ए ए इक्विलेटरल ट्राइंगल है. अब आई एम सेइंग कि दूसरा चार्ज मैं Q2 यहाँ पर ले आई, इसकी वजह से कुछ पोटेंशियल एनर्जी आएगी 1 और 2 के बीच में. कितनी आएगी? K Q1 Q2 अपॉन A. अब मैं बोल रही हूँ अब इसके बाद अगर मैं तीसरा चार्ज ले आऊं, इसके बाद अगर मैं तीसरा चार्ज ले आऊं Q3, तो ये Q3 वाले की वजह से भी कुछ पोटेंशियल एनर्जी आएगी और ये दोनों चार्जेस की वजह से आएगी. Q3 की इंट्रैक्शन 1 से भी होगी, Q3 की इंट्रैक्शन 2 से भी होगी. दोनों के पुल के अगेंस्ट आप ये चार्ज यहाँ पे लाओगे ना, तो आपके पास दो पेयर और आ जाएंगे. कौन सा आएगा? एक आ जाएगा U13 विच विल बी K Q1 Q3 अपॉन A, और एक पेयर आपके पास आ जाएगा वेरी गुड U23. एक पेयर आ जाएगा आपके पास U23 जिसकी कितनी वैल्यू हो जाएगी? K Q2 Q3 अपॉन A. सही है बेटा. तो आपके पास अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि n चार्जेस मतलब 3 चार्जेस थे, तो 3 इंटू 2/2 मेरे पास पेयर आ गए. सो दिस फॉर्मूला इज एप्लीकेबल फॉर एनी सिस्टम ऑफ चार्जेस. अगर आपके पास स्क्वायर है तो स्क्वायर के केस में भी ये फॉर्मूला वैलिड रहता है. अगर आप लोगों के पास हेक्सागन दे दिया, पेंटागन दे दिया, कुछ भी आप लोगों को दे दिया, तो सब केसेस में ये वाला जो फॉर्मूला है ये आप लोगों का वैलिड रहता है. ठीक है. इज दिस क्लियर? और इसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगी ये चीज. चलूं आगे बेटा? यस मैम. ठीक है. तो क्यूब Yes, के ma'am. केस में तुम्हारे कितने हो जाएंगे? क्यूब के केस में सपोज तुम्हारे पास 8 वर्टिसेस हैं, तो तुम्हारे 8 इंटू 7/2 पेयर्स बन जाएंगे. ठीक है. कितने हो गए? 8 इंटू 7/2, 7 इंटू 4 पेयर्स, 28 पेयर्स बनेंगे. तो यूजुअली क्यूब वाला क्वेश्चन आना नहीं चाहिए तुम्हारा, बहुत सारे पेयर्स बन रहे हैं. सही है. स्क्वायर वाला क्वेश्चन मेजरली पूछा जाता है इस केस में. क्यूब वाला क्वेश्चन इतना पॉपुलर नहीं है. जितने तुम्हारे पास चार्जेस होंगे उतने तुम्हारे पास पेयर बनेंगे. ये इसका आंसर बताओ क्या आएगा बेटा? एक बार ट्राई टू कैलकुलेट द आंसर इन दिस केस. मुझे फाइनल आंसर एक बार निकाल के बताओ. मैम इस क्वेश्चन को मैम कैसे सॉल्व पीछे वाली स्लाइड दिखाना एक बार आपने मैम. आर स्क्वायर नहीं. नहीं ए ही है. आर स्क्वायर क्यों आएगा? सही है. यस मैम. वो कहीं और चला गया. अच्छा कोई दिक्कत मैम की इसे बात. खुद से सॉल्व करना है क्या? हाँ तभी तो टाइम दे रही हूँ, वरना मैं कर देती सॉल्व फटाफट. अच्छा मैम कर रहा हूँ. ठीक है. अपॉर्चुनिटी लो. अगर ऐसे 30-40 सेकंड्स मिल रहे हैं तो टेक द अपॉर्चुनिटी एंड सॉल्व इट. 26,000 जूल गलत आ रहा है शायद. नहीं थोड़ा ज्यादा आ रहा है. एक बार करो, फिर से ट्राई करो. ये 10⁻⁵ है और ये डिस्टेंस भी तुम्हें सेंटीमीटर में गिवन है. के की वैल्यू रखेंगे ना फिर से बोलो बच्चा. मैम? के कांस्टेंट है तो के की वैल्यू रखेंगे 6.0 वाली. नहीं के की तो 9 इंटू 10⁻⁹ रखोगे ना. ओके मैम. 6 पॉइंट वाली कौन सी वैल्यू रख हम रहे हो? एक कॉमन ले सकते हैं ना. हाँ के कॉमन ले लो. के कॉमन ले लो. तुम चार्जेस का ये 10⁻⁵ वाला फैक्टर आएगा वो कॉमन ले लो, जो तुम्हें कॉमन लेना है. डिस्टेंस तीनों में सेम है, डिस्टेंस कॉमन ले लो. सही है. कैसे करोगे? ये 3 चार्जेस हैं तो 3 ही पेयर बनेंगे. वो तो अभी हम लोगों ने देख भी लिया. मैम Let me say- 234 जूल आ रहा है. 234 जूल इज द राइट आंसर. गुड जॉब बेटा. लेट मी से कि हमारे पास ये 3 चार्जेस है, 1 2 और 3. ठीक है बेटा. तो मेरे 3 पेयर बनेंगे. 1 और 2 के बीच में बनेगा यस 2 और मैम 3 यही आ रहा है. और 1 और 3. बिल्कुल सही बेटा, वेरी गुड. तो अगर मैं पोटेंशियल एनर्जी, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी निकालती हूँ तो मेरी फाइनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी आएगी? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इस सिस्टम में कितना आ जाएगा? 1 और 2 के बीच में कितना हो जाएगा? K मल्टीप्लाइड बाय Q1 Q2 मतलब 4 3 12 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻10. चार्जेस में 10⁻⁻5 का फैक्टर है, डिवाइडेड बाय 0.1 प्लस. नाउ लेट मी टेक 1 एंड 3. 1 एंड 3 अगर मैं लेती हूँ तो 2 इंटू 4 हो जाएगा. तो आई विल गेट K इंटू 8 इंटू 10⁻⁻10 डिवाइडेड बाय 0.1 एंड फाइनली. मैम इसका क्या? अच्छा विजिबल है बेटा. एंड फाइनल टर्म जो आएगी वो आ जाएगी 1 और 2 और 3 के बीच में, विच विल बी 2 और 3 है तो 6 आ जाएगा. तो K इंटू
6 इंटू 10⁻⁻10 डिवाइडेड बाय 0.1। अब यार ये क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ना बड़ी सिंपल सी चीज करो कि ये k को भी कॉमन ले लो, 10⁻⁻10 को भी कॉमन ले लो, 0.1 को भी कॉमन ले लो। तो मेरे पास जो फाइनल बचा था वो कुछ ऐसा बचा था, k इंटू 10⁻10 डिवाइडेड बाय 10⁻1 होता है ना 0.1, मल्टीप्लाइड बाय 12 प्लस 8 प्लस 6। तो 12 प्लस 8 प्लस 6 करेंगे तो इंटू 26 आ जाएगा। तो यहाँ पर जब k की वैल्यू तुम लोग प्लग इन करोगे तो ये फाइनल पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू आ जाएगी 234 जूल। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी तुम्हारी जीरो होती है, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी तुम्हारी जीरो होती है, तो वर्क डन भी तुम्हारा इन दोनों का डिफरेंस 234 जूल आ जाएगा। सही है? यस मैम। ठीक है। अब मैम ये k की क्वेश्चन, वैल्यू शायद ना आपको पुट करनी पड़ेगी वहाँ पे। हाँ हाँ तो डाल लो ना। वो कॉमन ले सकते हैं ना वैसे अगर हाँ निकालना हो k की तो। वैल्यू कॉमन ले लो ना, 9 तीनों आ में जाएगा। k तो सेम ही है, k कॉमन ले लो, 10⁻⁻10 वही कॉमन ले लो, मैंने तीनों 0.1 का कॉमन ले लो। k कॉमन ले लिया था। हाँ तो उसके 9 बाद, करके 9 इंटू 26 डालेंगे हाँ तो आंसर आ जाएगा हाँ 234। भाई 9 इंटू 26 करोगे तो k की वैल्यू तुम्हारी 9 इंटू 10⁻⁻9 होती है, क्या होती है, 10 इंटू 9 होती है, 9। मल्टीप्लाइड बाय 10�ँ9 9 मल्टीप्लाइड इंटू बाय 10 की पावर 26। 9, तो आ गया ना ये 10⁻9 और 10⁻⁻9 तो कैंसिल हो गया, ये 20 दोनों कट जाएंगे। बचेगा, 26 इंटू 9 बचेगा। सही है, इजी है। ये यस मैम। ये वाला क्वेश्चन करो, ये उससे इजी है। Try to solve this question. Tell me what the answer will be. आया आंसर बच्चों? मैम अभी कर रहे हैं। कर लो। फिर ऐसे छोड़ दें? हाँ हाँ, ये तो वैसे सिंपल है, इसका सिंपली आ जाएगा आंसर, मतलब कुछ कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। k को एज इट इज छोड़ दो, q को एज इट इज छोड़ दो, d को एज इट इज छोड़ दो। यस मैम। वैसे कॉमन मोबाइल ले लिया है बस। हाँ कर लो बेटा। हो गया आज तो। चेक करना है पिछले बार से। कर लो चेक वगैरह कर लो सब अच्छे से, अपना सेटिस्फाई हो जाओ कि हाँ मैम सही लग रहा है, मैम ये आंसर लग रहा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट है। 31 q स्क्वायर अपॉन d। हाँ ठीक है बेटा, मैच करना है। मैच कर रहा है, ठीक है चलो, तो सही लग रहा है ना, मतलब मैच कर रहा है तो। स्क्वायर 31 अपॉन डी। हाँ 31 k स्क्वायर अपॉन d इज द राइट आंसर। ठीक है, अब कैसे आएगा भाई, तुम्हें 3 चार्जेस गिवन है, 1 2 3, वैसे ही पेयर तुम्हारे 3 बनेंगे। लेट मी से दिस इज फर्स्ट सिंपल चार्ज। फॉर्मूला लग जाएगा वो जो q1 हाँ अपॉन q2 अपॉन सिंपल है, मतलब कुछ ऐसे दिक्कत की बात नहीं है, ये ट्राइंगल वाले क्वेश्चंस पॉपुलर भी लेते हैं तुम्हारे। तो बेटा पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू लिखोगे तो क्या लिखोगे, 1 और 2 के बीच में इंटरेक्शन होगी, k इंटू 8 क्यू इंटू क्यू आ जाएगा, तो खाली तुम्हारे पास बच जाएगा 8 क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4d। प्लस अब 1 और 3 के बारे में बात कर लेते हैं, तो 1 और 3 का कितना हो जाएगा, q इंटू 15q, तो k इंटू 15q का होल स्क्वायर अपॉन 3d आ जाएगा। प्लस अब 15 और 8 का हो जाएगा, तो k इंटू 15q मल्टीप्लाइड बाय 8q डिवाइडेड बाय डिस्टेंस कितना है 5d। ठीक है, अब इसको अगर आप फर्दर सॉल्व करोगे, इसको अगर आप फर्दर सॉल्व करोगे तो जो वैल्यू तुम्हारे पास आ जाएगी, ये 4 से ये कट जाएगा तो 2 आ जाएगा, 2kq स्क्वायर अपॉन d। 3 से ये कटेगा तो 5q स्क्वायर अपॉन 5kq स्क्वायर अपॉन d आएगा। यू विल गेट 5kq स्क्वायर अपॉन d, एंड ये वाली जो वैल्यू है ये कितनी आ जाएगी, 24kq स्क्वायर अपॉन d। सही है, तो आंसर तुम्हारा फाइनल कितना हो गया, 31kq स्क्वायर अपॉन d। सिंपल। बेटा बैकअप वीडियो कौन सी होती है, तब तक बच्चे ये वाला क्वेश्चन सॉल्व कर लो। बैकअप माने जितनी अभी तक क्लासेस हुई हैं वो सारी,
मेरे बिटली लिंक पे ढूंढो बेटा, एक बार बिटली लिंक भेज देती हूँ। यूट्यूब पे देख लो, वरना मैं बिटली लिंक का लिंक भेज देती हूँ, कोई दिक्कत नहीं है बच्चों। ये लो बेटा, मैंने एक अपना लिंक भेज दिया। ये लिंक पे आपको सारी रिकॉर्डिंग, सारे नोट, सब कुछ मिल जाएंगे। 6 आवर बैच के, 12 आवर बैच के, दोनों के मिल जाएंगे। ठीक है दिव्यांश बेटा, चलो तब तक बाकी बच्चे ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करो। अच्छा क्वेश्चन है ये। हम साइन भी रखना चार्ज के साथ में। फिर से बोलो बच्चा। चार्ज मतलब अलोंग विद द साइन रखना, पॉजिटिव नेगेटिव। चार्जेस के दे तो रखे हैं साइन, हाँ 1 2 -3 और 4 है चार्ज। तो तुम साइन डालोगे ना, जब पोटेंशियल एनर्जी निकालोगे तो साइन की वैल्यू डालोगे। ठीक है, थोड़ा लंबा आएगा इसका, चलो सॉल्व करने की कोशिश कर लेते हैं। यहाँ पर तुम्हें 4 चार्जेस गिवन है, तो 4 चार्जेस के कितने पेयर बनेंगे? 4 × 4 - 1 3 डिवाइडेड बाय हम 2, सॉल्व कर मतलब। रहा हूँ, एक अच्छा कर सेकंड। लो, रुक जाए क्या अभी? कर लो चलो। चलो हिंट के लिए ये लिख दिए है मैंने, कौन कौन से 6 पेयर बन रहे हैं। अब तुम्हें खाली पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है, वो तुम्हारा काम है। मैम 7.62 into 10⁻²। हाँ ये आंसर आ रहा है बेटा, वेरी गुड। बाकी बच्चे भी निकालने की कोशिश करो एक बार। मैम पता नहीं क्यों मेरा माइनस में आ रहा है, -7.62 तो 10 की पावर। हाँ माइनस माइनस में ही आएगा आंसर। मैम मेरा भी माइनस में आ रहा है। ठीक है, माइनस में आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, माइनस ही आएगा आंसर। ठीक है, तो अब इसका मतलब क्या है कि पॉजिटिव वर्क डन हो गया ना, क्या दिक्कत है, माइनस भी हो सकता है। तो कैसे लिखोगे भाई पोटेंशियल एनर्जी तुम्हारी, कैसे है? ये सारे पेयर बन रहे हैं 1 और 2, 1 और 3, 1 और 4, 2 और 3। मैम इसका क्या है? अभी कुछ नहीं लिखा। Q4 2 और Q3 3, का बनेगा, हाँ Q4 2 Q2 और का बनेगा, 4 और Q4 3 Q1 और का, 4। तो यहाँ पर Q3 Q2 का, Q3 Q1 का, और बिल्कुल फिर सही Q2 बोला Q1। बेटा, बिल्कुल सही बोला। तो यहाँ पे तुम्हें सारे डिस्टेंस पता है, बस तुम्हें ये जो बीच वाला डिस्टेंस है ये पता होना चाहिए। ये डायगोनल का कितना होता है वैल्यू? ऐसे ही करा होगा ना क्वेश्चन, डायगोनल की वैल्यू तो निकालनी पड़ेगी ना, यस मैम। है ना? तो डायगोनल की लेंथ कितनी होती है हमारी? √2 मीटर हो जाएगी ना, 1 और 1 मीटर है अगर ये तो अब मेरे पास यहाँ पर 6 टर्म आ जाएंगी। 6 टर्म कैसे आएगी? के Q1 Q2, Q1 Q2 की वैल्यू तुम्हें पता है, डिवाइडेड बाय 1, क्योंकि द डिस्टेंस बिटवीन देम इज 1, प्लस के Q1 Q3। अब Q1 Q3 के बीच में तुम्हारा डिस्टेंस इज √2 मीटर, प्लस के Q1 Q4। You guys can see that the distance between Q1 Q4 is 1, प्लस के Q2 Q3, के Q2 Q3। 2 और 3 के बीच में भी तुम्हारा डिस्टेंस 1 के बराबर है। अबे यार एक सेकंड, मैम क्या हो गया? ये स्टक हो गई थी, अभी आ गई। वो बच्चे ने बोला, मेरे को रियलाइज हुआ। इसके बाद बच्चे कौन कौन से हमारे? 2 और 4 और 3 और 4। 2 और 4 के बीच में तुम्हारा डिस्टेंस आपकी √2 है। वीडियो भी स्टक हो गई है शायद से। अच्छा अभी आ रही है बेटा? आगे 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 आगे। आ गई, ठीक है। तो उसके बाद फाइनल बचा है के Q3 Q4, और 3 और 4 के बीच में हमारा डिस्टेंस है 1। तो भाई अब तुम्हें चार्जेस सारे गिवन है, के की वैल्यू तुम लोगों को पता है। जब ये सारी वैल्यूज प्लग इन करोगे, चार्ज के Q1 या फिर Q2, तुम्हारा एक चार्ज नेगेटिव भी है ना, यहाँ पे -3 भी है, तो उसका साइन के साथ प्लग इन करना। तो जो मेरा आंसर आया था, वो आंसर आया था 9 × 10⁻³ मल्टीप्लाइड बाय -12 प्लस 5/√2। ये आंसर आया था मेरा, और इसको जब और सिंप्लीफाई करोगे डेसिमल में, देन दिस वाज माय आंसर, -7.62 मल्टीप्लाइड बाय, हाँ 10⁻² जूल्स। यस मैम, वो Q3
फ्री चार्ज से देखा हाँ नहीं था माइनस। हाँ, नहीं अब ये सही है, ये आ गई ये वाली चीज। ठीक है, सही इसको यस आता थोड़ा है, मैम। सा सही आता सॉल्व करोगे तो ये और अच्छे से आ जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, एक बार ये वाला क्वेश्चन देखो, इसको कैसे सॉल्व करोगे ये बताओ, इसके बाद पोटेंशियल देखेंगे अपना। हाउ विल वी सॉल्व दिस क्वेश्चन? है। मैम मैम देर आर थ्री पाइथागोरस चार्जेस, थ्योरम लगा तो देर सकते हैं ना। ठीक है, लगाओ, फिर फाइनल इनिशियल एनर्जी वगैरह कैलकुलेट करो, पाइथागोरस थ्योरम लगाओ। ठीक है, ये क्वेश्चन में वो कह रहा है, 2 पॉइंट चार्जेस तुम्हारे फिक्स्ड है -3 और 3 पे, एक तीसरा पार्टिकल तुमने रिलीज कर दिया है -4 माइक्रोकूलम का। तुम्हें स्पीड निकालनी है इस पार्टिकल की जब वो ओरिजिन पे पहुंच रहा है। तुम देख सकते हो कि पार्टिकल तुम्हारा नेगेटिव है तो नीचे की डायरेक्शन में वो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का प्रिंसिपल निकालो, आंसर निकल जाएगा यहाँ पे। ऑल यू हैव टू डू इज अप्लाई द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, कैसे लगाओगे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का प्रिंसिपल भाई? सबसे पहले डिस्टेंस निकाल लो, पाइथागोरस थ्योरम लगा के तुम बोल रहे हो ना डिस्टेंस निकाल लोगे, तो क्या डिस्टेंस आ जाएगा इनिशियल? 5। इनिशियल डिस्टेंस आ गया 5। फाइनली तुम्हारा पार्टिकल यहाँ पर पहुंच गया, तो फाइनल डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 3। थ्री। फाइनल डिस्टेंस तुम्हारा 3 हो जाएगा, तो यहां से निकलेगा तुम्हारा आंसर। तुम्हें पता है कि जितनी तुम्हारी यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी आएगी, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी तुम्हारी 0 है पार्टिकल की, फाइनल काइनेटिक एनर्जी जितनी भी तुम्हारे पास आएगी KF, दैट विल बी इक्वल टू UI माइनस UF। सिंपल ये फॉर्मूला लगेगा, U1 प्लस हाँ जो K1 लगता है इक्वल टू KF प्लस UF। हाँ, वेरी गुड। तो तुम्हारे पास हाफ mv² की वैल्यू आ गई, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। सो एक बार डिटरमिन द वैल्यू ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी एंड योर वर्क विल बी डन। All you have to do in this case is determine the value of change in potential energy and your work will be done. तो एक बार निकाल के बताओ क्या वैल्यू आ रही है, कैसे निकाल रहे हो उसको? ठीक है, गिव मी अ सेकंड गाइस, आई हियर अ बेल, लेट मी जस्ट ओपन अप माय डोर। तब तक सब बच्चे एक बार ये क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करो। मैम आ गई। 6.2 मीटर पर सेकेंड आया ना।
हेलो मैम। कितना है आपका अप्रोक्सीमेटली? 6.2। सही है। ऑल राइट, आई एम बैक। यस, आया इसका आंसर बच्चों? यस मैम। मैम 6 के अराउंड आ रहा है, 6 के अराउंड आ रहा है, ठीक है। 6.2 मीटर पर 6 सेकेंड। इज द राइट आंसर, 6.5। वेरी गुड। हाँ वही 6.2 के आसपास मीटर पर आएगा, सेकंड। 6.2 के आसपास ही आएगा आंसर। कैसे निकालोगे भाई? अब यहाँ पर ये तो चीज हमें समझ में आ गई कि फाइनल काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर के मैं बराबर है। बताऊं कैसे निकालेंगे? हाँ बताओ। अब मैम इसमें क्या करेंगे, जो फॉर्मूला है नॉर्मल u1 प्लस के एफ प्लस u1 जो यू एफ जो प्लस के एफ हम्म है, और उसके अंदर u3 जो है u2 पे, q3 जो है q2 पे फोर्स लगाएगी, और ये हम्म q3 फिर q1 पे फोर्स लगाएगी, तो फोर्स हो जाएगा q3 q1 अपॉन जो हम्म डिस्टेंस है। और फिर इसके अंदर जो ये आएगा दूसरे वाले स्टेप में q3 q2 q1 हो जाएगा। और फिर जो इसके अंदर वो लगेगी, क्या कहते हैं, काइनेटिक जो इनिशियल होगी वो इसमें 0 है, और आज जो फाइनल आएगी उसके अंदर काइनेटिक फाइनल वो हाफ mv स्क्वायर हो जाएगी। तो फिर हम्म दोनों को निकाल के इक्वेट कर दिया। ठीक है, बिल्कुल सही बेटा। तो ये वाली चीज तो हमें समझ में आई। अब यहाँ पर हम ui और uf की वैल्यू कैसे लिखेंगे? इनिशियली मेरे जो चार्जेस है जिन जिन डिस्टेंस पे है उनके हिसाब से आप वैल्यू लिख दो। तो तुम लोग देख सकते हो Q1 और Q2 तुम्हारे 6 पे है, तो पहली पोटेंशियल एनर्जी जो 1 और 2 की वजह से बनेगी वो कुछ ये बन जाएगी। दूसरी पोटेंशियल एनर्जी विल बी बिकॉज ऑफ चार्ज 2 एंड चार्ज 3, so that will be k q2 q3, distance is 5, and final energy is between charge 3 and charge 1, तो ये बन जाएगी k q1 q3 अपॉन 5। ठीक है, अगर मैं 5। हाँ अगर मैं फाइनल का एक्सप्रेशन लिखूंगी तो फाइनल में मेरे 2 और 1 चार्ज तो चेंज हुए नहीं, वो तो मेरे अभी भी सेम डिस्टेंस पे है, तो उनकी वजह से k q1 q2 अपॉन 6 ही वैल्यू रहेगी। ये जो चार्ज 3 है ये मूव करके यहाँ पर ओरिजिन पे आ गया है, तो इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो चेंज हो जाएगी ना दोनों चार्जेस के हिसाब से। तो अब इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी? k q2 q3, k q2 q3, 2 के रिस्पेक्ट में क्या डिस्टेंस है? 3 के बराबर, एंड फाइनल टर्म विल बी k q1 q3 अपॉन 3। सही है, तो ये जब आप इसका डिफरेंस निकालोगे तो ये Q1 Q2 वाला जो टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा ना, तुम्हारे पास खाली ये QT Q3 वाला टर्म बचेगा। और जब इसको भी फर्दर सॉल्व करोगे तो तुम्हारे पास एक तरीके से ui माइनस uf है, तो 1/5 माइनस 1/3 का फॉर्म आ जाएगा। तो इसकी वैल्यू कितनी होगी? 3 माइनस 5 अपॉन 15, तो -2/15। सही है, यहां तक सही है? यस मैम। ठीक है। यस मैम। तो अब अगर मुझे हाफ mv स्क्वायर की वैल्यू लिखनी है, एक तरीके से मेरे पास हाफ mv स्क्वायर विच इज इक्वल टू ui माइनस uf कितना आ गया? कितना आ जाएगा? -2/15 मल्टीप्लाइड बाय k q2 q3 प्लस k q1 q3। हम शायद इसका कहते हैं। अच्छा बेटा एक सेकेंड, स्क्रीन स्टक हो जाती है कुछ कुछ। मुझे भी नहीं पता बेटा, जैसे कभी कभी क्लासेस में ज्यादा होती है, कभी कभी क्लासेस में कम होती है। अब मुझे ये नहीं पता कि ये मीट की प्रॉब्लम है किस चीज की प्रॉब्लम है। ठीक है, अब यहाँ पर तुम्हें इस क्वेश्चन में यार बाकी सारी चीजें गिवन है, सारे के सारे जो गैस चार्जेस हैं, दे दिया। हाँ सारे के सारे जो चार्जेस हैं वो तुम्हें गिवन है, Q1 की वैल्यू गिवन है, Q2 Q3 तीनों की वैल्यूज तुम्हें गिवन है, और बाकी तुम्हें मास भी गिवन है 1 ग्राम का। तो ये सारी की सारी वैल्यूज पुट इन कर दोगे। बेटा मेरी जो वेलोसिटी आई थी वो मैं बता देती हूँ। मेरी जो वेलोसिटी की वैल्यू आई थी ना वो कितनी आई थी? मेरी वेलोसिटी आई थी 4 3 12 मल्टीप्लाइड बाय 2 24 अपॉन √15। इस तरीके का मेरे पास एक्सप्रेशन आया था वेलोसिटी का। velocity was 24 upon √15. So when you solve it, the answer in this case comes out to be 6.2 meter per second. 6.2 meter per second is the right answer. ये बच्चों मैम ये जो क्वेश्चन है बोर्ड लेवल का है क्या? नहीं, इस तरीके के क्वेश्चंस तुम्हारे पेपर में कम पूछे जाते हैं। देखो इस वाले जो ये पूरा का पूरा चैप्टर है, इसमें तुम्हारे जो पेपर में क्वेश्चन आएंगे वो कैपेसिटर वाले केस से थोड़े ज्यादा आते हैं,
और पोटेंशियल वाले केस में भी जो हम ये स्फीयर वाला या कॉन्सेंट्रिक शेल वाला केस पढ़ेंगे उससे ज्यादा आते हैं। किस्मत अच्छी हुई तो ऐसा क्वेश्चन भी आ जाता है जिसमें कुछ इस तरीके का कंजर्वेशन का प्रिंसिपल लग रहा हो, 2-3 चीजें लग रही हूँ, बट हाँ ये नीट लेवल का थोड़ा ज्यादा क्वेश्चन है। बट ठीक है, हमें अलग अलग टॉपिक से अलग अलग तरीके के क्वेश्चन करने होते हैं, इसलिए हम सारे कर लेते हैं। लेकिन जेई मेंस में नहीं आएगा ऐसा क्वेश्चन। मेंस में मुश्किल है, मेंस में मुश्किल है। आजकल वैसे मेंस के क्वेश्चंस भी थोड़े से सही लेवल के देने लग गए हैं, तो हो सकता है आ जाए। असल में ना क्या होता है बेटा, जैसे अभी तुम चैप्टर के साथ साथ में क्वेश्चन कर लो तो तुम्हें इजी लग रहा है। मेंस तुम्हारा या फिर नीट पेपर मुश्किल इसलिए नहीं होता क्योंकि उसमें बहुत ही ज्यादा मुश्किल सवाल पूछे जाते हैं। वो मुश्किल इसलिए होता है क्योंकि 11th का सारा कोर्स आ रहा है, 12th का सारा कोर्स आ रहा है, हर चैप्टर में से 1 या 2 सवाल आ रहे हैं, यही हो रहा है ना। इसकी वजह से मुश्किल होता है वो पेपर। हो सकता है कि जो सवाल तुम्हारे पास आ रहे हैं 50-60% दोनों पेपर में, नीट का पेपर है, जेई का पेपर है, एवरेज ही रहते हैं, पर बच्चे सॉल्व इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि वो कॉन्सेप्ट भूल जाते हैं। एक चैप्टर का कॉन्सेप्ट दूसरे चैप्टर में लग रहा है, यहाँ पर वैसे पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट लग रहा है इलेक्ट्रिक, उसके बाद यहाँ पर कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का भी काम हो रहा है, हाफ mv² वगैरह वाले एक्सप्रेशन आ गए, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे कि मैम ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं। क्योंकि जेई वाले पेपर में क्या करते हैं लोग कि वो 2-3 इसको मैकेनिक्स में भी इन्वॉल्व करके पूछते हैं। हाँ, तुम अब देखो, तुमने वो पिछले साल वो पढ़ा होगा ना, वेव्स, ऑसिलेशन वगैरह सारा पार्ट। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक में वही सारी चीजें तो आ गई, एसएचएम से रिलेटेड चीजें आ जाती हैं। तो होता क्या है, जेई और नीट में कुछ ऐसा खास वो जादू टोना नहीं कर रहे। तुम्हारे इजी क्वेश्चन भी आ सकते हैं, मुश्किल क्वेश्चन भी आ सकते हैं, तुम्हें टॉपिक समझना है। टॉपिक अगर समझ में आया, उस टॉपिक से अपने आप प्रैक्टिस करोगे तो क्वेश्चन ऑटोमेटिकली होने लग जाएंगे। सही है बेटा? ठीक है, चलूं आगे। चलो अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या भला होती है? मैम किसी बॉडी पे कितना चार्ज है तो उससे हमें पता चल जाता है कितना पोटेंशियल है उसके पास। ज्यादा चार्ज होगा तो ज्यादा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, कम चार्ज होगा तो कम है। ठीक है, तो बेटा होता क्या है, सपोज तुम्हारा ये ऐसे बढ़िया कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड है। इस इलेक्ट्रिक फील्ड में मेरा एक चार्ज है जिसको मैं एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव करा रही हूँ। ठीक है, मेरा कोई एक चार्ज है जिसको मैं एक पॉइंट से एक दूसरे पॉइंट तक मूव करा ली। तो पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू हम इस केस में कैसे लिखते हैं? अगर इफ दिस पॉइंट इज इनिशियल पॉइंट इज ए, फाइनल पॉइंट इज बी, देन हाउ विल आई राइट पोटेंशियल डिफरेंस? VB minus VA, that will be change in potential energy divided by the charge। तो इसको डिफाइन भी इसी तरीके से करा जाता है कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी डिवाइडेड बाय चार्ज जो होता है वो तुम्हारा चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस के हिसाब से डिफाइन करते हैं। इज दैट पार्ट ओके? सो फ्रॉम हियर यू गाइस कैन आल्सो सी कि कभी कभी ऐसा भी एक्सप्रेशन तुम्हें पूछ लेते हैं दैट जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होती है दैट इज चार्ज मल्टीप्लाइड बाय पोटेंशियल डिफरेंस, charge multiplied by potential difference, and we already know that this expression is equals to negative of the work done। ठीक है बच्चों, चलूं आगे। ठीक है, अब तुम किसी भी पॉइंट चार्ज की वजह से पोटेंशियल का एक्सप्रेशन लिख सकते हो। ठीक है, अभी जो हमने केस लिखा है उसमें तुम्हें पोटेंशियल एनर्जी पता ही है, किसी भी पॉइंट चार्ज की वजह से पोटेंशियल का एक्सप्रेशन लिख सकते हो। अगर सपोज मेरे पास एक चार्ज है, ये मेरा चार्ज फिक्स्ड है, ये मेरा चार्ज फिक्स्ड है, ये इसका कुछ एक्सेस है, और मैं इस एक्सेस पे पूछ रही हूँ कि ये जो पॉइंट P है इस पे मुझे बता दो कि पोटेंशियल की वैल्यू कितनी होगी। लेट मी से इट इज एट अ डिस्टेंस ऑफ r। तो सपोज आई एम प्लेसिंग अ टेस्ट चार्ज ऑन P, तो तुम्हें पता है अगर मैं इंफिनिटी से कोई पार्टिकल यहाँ पर ला रही हूँ तो पोटेंशियल एनर्जी मैं कैसे लिखूंगी? Q अपॉन r, है ना? ऑब्वियस सी बात है। तो इसका मतलब है अगर मैं पोटेंशियल की वैल्यू लिखूंगी तो पोटेंशियल मेरे पास डायरेक्टली कितना आ जाएगा? व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एट P माइनस पोटेंशियल एट इंफिनिटी विल बी इक्वल टू K कैपिटल Q अपॉन R। और ये जो पोटेंशियल एट इंफिनिटी रहता है इसको हम जीरो कंसिडर करते हैं, वी यूज दिस, इसको हम जीरो बोल देते हैं। तो ये भी हम किसी रेफरेंस के हिसाब से ही डिफाइन कर रहे हैं पोटेंशियल को। तो जब आप पोटेंशियल की वैल्यू लिखते हो तो पोटेंशियल की वैल्यू आपके पास किसी भी पॉइंट पे विच इज एट अ डिस्टेंस r, इट कम्स आउट एज KQ अपॉन स्मॉल r। ठीक है, यही अगर आपको दो पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है कि एक आपको R1 गिवन है, एक आपको R2 अगर गिवन है, तो वहां पर अगर आपको पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, सपोज R2 minus potential at some point A which is at a distance of R1, so this will be equal to what? 1 upon R2 minus 1 upon R1। दोनों एक्सप्रेशन आपको पता होने चाहिए। सही है बेटा ये चीज भी? यस मैम। ठीक है, अब ये पोटेंशियल जो होता है वो तुम्हारी एक स्केलर क्वांटिटी होती है। सबसे बड़ा बेनिफिट यही है। वो अगर तुम्हारे पास मल्टीपल सिस्टम ऑफ चार्जेस है, सपोज तुम्हारे पास बहुत ही सारे चार्जेस हैं, Q1 है, Q2 है, Q3 है,
बहुत सारे तुम्हारे पास चार्जेस है जिनकी वजह से तुमसे किसी भी एक पॉइंट पी पे पूछा जा रहा है कि व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल. सपोज द डिस्टेंस बिटवीन ऑल ऑफ दिस इज R1, R2, R3. सपोज मेरा जो चार्ज Q3 है वो नेगेटिव है, तो अगर इस सिचुएशन में मुझे पोटेंशियल निकालना है तो भाई पोटेंशियल जो होगा वो इन सबका सम हो जाएगा. बिल्कुल सही कल बोला. क्या हाँ बिल्कुल सही बोला बेटा, डायरेक्टली हम ऐड कर देंगे. तो अगर पोटेंशियल निकालने की बात आएगी तो K Q1 अपॉन R1 प्लस K Q2 अपॉन R2 माइनस K Q3 अपॉन R3. तो इसके भी बहुत सारे क्वेश्चन अभी हम अगली क्लास में सॉल्व करेंगे. अगले अगले तरीके से अलग अलग क्वेश्चन इसके भी बन सकते हैं. वही ट्राइंगल ले लिया, स्क्वायर ले लिया, हेक्सागन ले लिया, पेंटागन ले लिया, 50 तरीके से चीजें ले लो, सब तुम्हारे पास टाइप के अलग अलग क्वेश्चन इस टॉपिक से भी बन सकते हैं. सो वी विल स्टार्ट फ्रॉम हियर इन द मैम नेक्स्ट. कभी कभार कर्व वगैरह ले लेते हैं, उसमें ज्यादा हाँ प्रॉब्लम हो